नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों से परिचय स्थापित करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 15 का अंश है। हम जानते हैं कि जब राजभाषा हिंदी बन रही थी तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा शब्दों का। यह कहा गया कि राजभाषा के रूप में अभी हिंदी के पास वह सक्षम शब्द भंडार नहीं है जिसके द्वारा हिंदी विविध ज्ञानानुशासनों की भाषा बन सकेगी। विशेषकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में इस प्रकार के शब्दों की कमी का अनुभव किया गया। सरकार ने राजभाषा हिंदी के विकास हेतु कई प्रयत्न किए, जिनका उल्लेख संविधान में सुस्पष्ट तरीके से कर दिया गया था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही 1955 में संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई थी। इसकी सिफारिशों को मानते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1960 में एक महत्वपूर्ण आदेश निकला। उस आदेश के आलोक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बहुत सारे कार्य निर्धारित किए गए थे, पर एक कार्य यह भी था कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के समेकन और निर्माण में यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस उद्देश्य से 1961 में, अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग गठित हुआ। इस आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण हेतु इस आयोग ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया। वो सिद्धांत मार्गदर्शक बने जिसके आलोक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण हुआ, क्योंकि यह शब्दों का निर्माण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता था। इसके लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता थी। तो जो सबसे पहला सिद्धांत अपनाया गया कि अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। निर्माण की चर्चा करते हुए हम लोग जानते हैं कि ग्रहण भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए यह कहा गया इस प्रकार के शब्दों के लिए कि जो उनका प्रचलित अंग्रेजी रूप है, क्योंकि यह भी सवाल उठा था कि यदि ग्रहण होगा तो आखिर किस भाषा से होगा। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली तो कई देशों में कई प्रकार की है। तो इसलिए इस आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन शब्दों का ग्रहण करना है वो हम उनके प्रचलित अंग्रेजी रूप अपनाए जाएंगे और उनका लिप्यंतरण, अर्थात यदि देवनागरी लिपि में उसको लिखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यह लिप्यंतरण हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप हो। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुतेरे शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं
जो जिनका निर्माण हिंदी में नहीं किया गया, क्योंकि यह भी एक सवाल था। कुछ विद्वान इस मत के थे कि अधिकतर शब्दों को संस्कृत धातुओं के आधार पर बनाया जाए, कुछ लोग दूसरी भारतीय भाषाओं के आधार पर शब्दों का निर्माण चाहते थे। तो कई बार इसमें क्लिष्टता बहुत हो जाती है। इसलिए इस क्लिष्टता को दूर करने के लिए इस आयोग ने यह सिद्धांत अपनाया कि यथासंभव अंतरराष्ट्रीय शब्दों के प्रचलित अंग्रेजी रूप अपनाए जाएंगे और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप उनका लिप्यंतरण होगा। अब जैसे कहां कहां से ये शब्द ग्रहण किए गए, इसके कुछ उदाहरण, जैसे तत्वों और यौगिकों के नाम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। क्योंकि कुछ लोग इसका हिंदी अनुवाद करना चाहते थे, जैसे ऑक्सीजन का ओक्सीजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, या इस प्रकार के अनुवाद। लेकिन इस आयोग ने, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने यह सिद्धांत अपनाया कि नहीं, हम इनका अनुवाद नहीं करेंगे, इस भाषा का निर्माण इन शब्दों के लिए अलग से नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रचलित शब्द हैं अंग्रेजी के उनको अपनाया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको देवनागरी लिपि में इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। उसी प्रकार तौल और माप की इकाइयां और भौतिकी परिमाण की इकाइयां, जैसे कैलोरी, एम्पियर, इस प्रकार के शब्दों को भी ले लिया गया। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर हैं, जैसे फॉरेनहाइट से शब्द ना, फॉरेनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्टामीटर, एम्पियर के नाम पर एम्पियर। तो वहां तो भाई किसी कारणवश, या तो आविष्कर्ता के नाम पर या अन्य कारणवश, यदि किसी के को श्रेय देते हुए कोई नामकरण किया गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में तो नया शब्द गठित करना बहुत मुश्किल करने वाला होता, या बहुत अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए इस प्रकार के शब्दों को ले लिया गया। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपदी नामावली, यानी जिसमें दो पद हों, उनको भी यथारूप ले लिया गया। ऐसे शब्द जिनका आम तौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है, जैसे रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के शब्द। जैसे इस वस्तु को यदि पूरे संसार में रेडियो ही कहा जाता है, तो यह माना गया कि भाई राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जब राजभाषा हिंदी का विकास करेगा, तो उसमें भी रेडियो शब्द ही ले लिया जाएगा, उसके लिए अलग से शब्द बनाने की जरूरत नहीं समझी गई। फिर एक और चीज इसमें कि गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिन्ह और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लॉग, इन सबको भी ले लिया गया। और यह भी कहा गया कि गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिए, वहां पर देवनागरी की जरूरत नहीं है। वो गणितीय संक्रियाएं है तो वहां रोमन या ग्रीक वर्णमाला का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसका दूसरा सिद्धांत है कि प्रतीक रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे, परंतु संक्षिप्त रूप नागरी और मानक रूपों में भी विशेषतः साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं। जैसे किलोमीटर का प्रतीक km, हिंदी लिखते समय भी हम km लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो नागरी संक्षिप्त रूप होगा वह किलोमीटर। हम किलोमीटर शब्द को ले सकते हैं, ले रहे हैं, ग्रहण तो कर लिया किलोमीटर शब्द को, तो वहां पर जब इसका संक्षिप्त अक्षर प्रयोग करेंगे तो वहां km की बजाय मी, किलोमीटर, इस प्रकार देवनागरी में प्रयोग कर सकते हैं। और कहा कि यह जो सिद्धांत है संक्षिप्त अक्षरों का के हिंदी रूप करने का, यह आमतौर पर बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए जो किताबें हैं या लोकप्रिय पुस्तकें जिसको आम जनता पढ़ती है, वैज्ञानिक ही नहीं पढ़ते, आम जनता जिसके द्वारा विज्ञान से परिचित होती है, उनमें यह सिद्धांत अपनाया जाएगा कि देवनागरी रूप में हम उसको ले लेंगे। लेकिन विज्ञान और शिल्प विज्ञान की मानक पुस्तकों में केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग होगा, जैसे km, किलोमीटर के लिए अगर संक्षिप्ताक्षर लिखना है तो वहां km का ही प्रयोग हम करेंगे।
ज्यामितीय आकृतियों की बात करते हुए कहा गया कि ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों में अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे कोई त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज का नाम अंग्रेजी में से ए बी सी लिखते हैं, तो वहां अ ब स लिखा जा सकता है। तो ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों में अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ कहा कि त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन ए वहां अंग्रेजी में ही लिखेंगे। चौथा सिद्धांत अपनाया गया कि संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए। इसका पांचवा सिद्धांत है कि हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सुधार विरोधी और विशुद्धिवादी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले भी हो रही थी कि एक विद्वानों का एक वर्ग था जो शुद्धतावादी था, जो अधिकतर शब्दों का निर्माण संस्कृत की धातुओं के आधार पर करना चाहता था। तो इस आयोग ने कहा कि नहीं, जब हिंदी किसी शब्द के लिए हम हिंदी पर्याय का चुनाव कर रहे हैं तो यह सिद्धांत भी सामने रखेंगे कि वह अपेक्षा सरल हो और दूसरे अर्थ की परिशुद्धता हो। ऐसा ना हो कि भाई संस्कृत धातु से शब्द बनाने के चक्कर में हम उस शुद्ध अर्थ को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है एकार्थता, निश्चितता, स्पष्टता। वह उसी अर्थ को व्यक्त करे जो अर्थ व्यक्त करना अभिप्रेत है। यहां अनेकार्थता की गुंजाइश नहीं हो सकती, निश्चित स्पष्ट अर्थ होना ही चाहिए। इसलिए कहा गया कि अर्थ की परिशुद्धता का भी ध्यान हो। फिर ऐसा भी ना हो कि इतनी कठिन संधि कर ले शब्द बनाते समय कि वह सुबोध न रह जाए। तो इसलिए कहा कि जो ऐसी प्रवृत्ति है जो सुधार विरोधी है, जो भाषा को आगे बढ़ाने में की बजाय और शुद्धता के नाम पर उसको क्लिष्ट बना दे, तो इस प्रवृत्ति से बचना। इसका छठा सिद्धांत है कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एक रूपता लाना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। कि भाई कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, इस प्रकार की भाषा हो कि ज्यादा से ज्यादा एक रूपता हो जाए। यही उद्देश्य है कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में अधिक से अधिक एक रूपता आ जाए, यही उद्देश्य है। और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हो। हम देखेंगे कि कितनी ज्यादा भाषाओं में कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जितनी अगर अधिक भाषाओं में प्रयोग है तो स्वाभाविक तौर पे एक बहुत बड़े क्षेत्र में उस शब्द का प्रयोग प्रचलित रहेगा। तो ऐसे शब्दों को ग्रहण करना है जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हो, और दूसरा ऐसे शब्द अधिक से अधिक बनाए जो संस्कृत धातुओं पर आधारित हो, क्योंकि कुछ ही ऐसी भाषाएं हैं जिनमें शब्द निर्माण की क्षमता है। ग्रीक, लैटिन, उनके साथ संस्कृत को भी विद्वानों ने माना है कि संस्कृत भाषा में यह शक्ति है जो जिससे शब्द निर्माण हो जाए। और दूसरे की अधिकतर भारतीय भाषाओं का संबंध कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ता है। तो इसलिए ऐसे शब्द बनाए जाने चाहिए जो संस्कृत धातुओं पर आधारित हो, जिससे दूसरी भाषाओं में भी उनको ग्रहण किया जा सके। सातवां सिद्धांत है ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हों। जैसे टेलीग्राम के लिए तार शब्द प्रचलित हो गया है, कॉन्टिनेंट के लिए महाद्वीप शब्द प्रचलित हो गया, एटम के लिए परमाणु शब्द प्रचलित हो गया, तो वहां पर फिर अंग्रेजी शब्द लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कुछ जो देशी शब्द वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर खुद अपनी भाषा में व्यवहृत होने लगे हैं, लोकप्रिय हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, तो वहां पर अंग्रेजी शब्दों को न लेकर उन देसी शब्दों का ही को ही ग्रहण करना है। जैसे तार, महाद्वीप, परमाणु, यहां फिर अंग्रेजी शब्दावली लेने की जरूरत नहीं। कुछ विदेशी शब्द चाहे वो अंग्रेजी को हो, पुर्तगाली के हो, फ्रांसीसी को हो, यानी ऐसी भाषाओं के विदेशी शब्द
जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए उनको उसी रूप में अपना लिया जाए, जैसे इंजन, मशीन, मीटर, लीटर, प्रिज्म, टॉर्च, ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन गांव में भी इसका प्रयोग होता है, जन सामान्य इसका प्रयोग करता है। कई दफा तो लगता ही नहीं कि ये दूसरी भाषा के शब्द है। भाषा विज्ञानी ये खोज करते हैं कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता कि अलमीरा शब्द कहां से आया, उसको उसके लिए उसकी भाषा का शब्द है। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हो गए हैं उनको उसी रूप में अपनाया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भाषा के शब्द हो। यदि फ्रांसीसी भाषा का कोई शब्द प्रचलित हो गया, जापानी भाषा का कोई शब्द प्रचलित हो गया, तो वहां फिर अंग्रेजी पर्याय लेने की जरूरत नहीं है, फिर उन शब्दों को ही ग्रहण किया जाए। और जब ऐसे शब्दों का लिप्यंतरण करते हैं तो इन शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी लिपि में नए चिन्ह, नए प्रतीक शामिल करने की जरूरत पड़े। जो शब्द, जो प्रतीक, कुछ तो जैसे डॉक्टर में जो हम लगाते हैं तो वो तो शामिल हो गया, उसको मान्यता मिल गई, लेकिन फिर कहा गया कि अब ऐसा लिप्यंतरण न किया जाए जिसके लिए देवनागरी लिपि में नए नए चिन्ह जोड़ने की जरूरत पड़ने लगे। तो अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि ये मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप, जो अंग्रेजी उच्चारण है, मानक उच्चारण, उसके जितने पास हम जा सकें, उसके अनुरूप हो सकें, ऐसा ही किया जाए। और अगर परिवर्तन की जरूरत पड़े तो ऐसा परिवर्तन हो जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हो। बहुत नएपन के नाम पर बहुत नया रूप उसका नहीं कर देना है कि उससे बहुत दिक्कत ही हो जाए। और हिंदी में तो एक बड़ा सवाल लिंग निर्धारण का होता है। अब यदि कोई शब्द हम बाहर से ले रहे हैं तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा? स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे या पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे? तो इस मामले में सिद्धांत दिया गया कि हिंदी में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर, क्षमा चाहता हूं, यहाँ ण शब्द गलती से टंकित हो गया, ण के रूप में टंकित हो गया है, इसे न होना चाहिए। तो यदि अन्यथा कारण न हो तो हिंदी में जो अंतरराष्ट्रीय शब्द हैं उनको पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए। कुछ शब्द संकर शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं के मिलने से बनते हैं, तो इसके लिए भी एक सिद्धांत दिया गया कि वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द, जैसे आयोनाइजेशन के लिए आयनीकरण बन जाता है, साबुनीकरण शब्द बनता है, तो ये शब्द सामान्य और प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं, या भाषा की प्रकृति के विपरीत नहीं होने चाहिए। जो संकर शब्द बनेंगे वह सामान्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप बनेंगे, और ऐसे शब्द रूपों को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। एक तो संक्षिप्त हो, उपयोगी हो, सुबोध हो। और चूंकि संस्कृत धातुओं से बहुत सारे शब्द बनते हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के, इसलिए यह सिद्धांत दिया गया कि वैज्ञानिक शब्दों में कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जहां संयुक्त शब्द बने तो संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच योजक से हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। यदि दो शब्द हैं संयुक्त शब्द, उनके बीच में हम लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये शब्द बन रहा है इससे और क्या अर्थ दे रहा है। अन्यथा अगर हाइफन नहीं लगाएंगे तो शब्द समझने में कई दफा मुश्किल हो सकती है। फिर एक सवाल उठता है आदि वृद्धि का, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार जैसे व्यवहार शब्द है और उसमें इक प्रत्यय लगाया तो पहले आदि वृद्धि हो जाती है। व्यवहार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बन जाता है व्यावहारिक। जिस धर्म शब्द है, धर्म में इक प्रत्यय लगा दिए तो बन जाता है धार्मिक।
इसे आदि वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। पहले अक्षर में वृद्धि हो जाती है। तो कहा गया कि जहां तक आदि वृद्धि का संबंध है, तो व्यावहारिक, लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत शब्दों में आदि वृद्धि का प्रयोग अपेक्षित है। ऐसे शब्द जो प्रचलित हैं, वहां तो हम आदि वृद्धि का प्रयोग करेंगे, वहां लाक्षणिक, व्यावहारिक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन जो नवनिर्मित शब्द हैं, नए शब्द जो बनाए गए हैं, वहां सुविधा के ख्याल से कहा गया कि इस आदि वृद्धि के सिद्धांत को छोड़ा जा सकता है, इसे बचा जा सकता है। यहाँ पर आदि वृद्धि सिद्धांत का प्रयोग नवनिर्मित शब्दों में भी हो, यह आवश्यक नहीं। और फिर कहा गया कि नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकता अनुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए। और फिर एक सिद्धांत दिया गया कि पंचम वर्ण के स्थान पर सामान्यतः अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लंबा विवाद का विषय रहा है, पंचम वर्ण का प्रयोग। तो सुविधा की दृष्टि से तो अनुस्वार बहुत जरूरी चीज है, अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कहा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे लेंस, पेटेंट, क्योंकि हर जगह हम अनुस्वार नहीं लगा सकते। जैसे हंसना धातु क्रिया है, तो वहां पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, लेकिन हंस वहां तो अनुस्वार लगाना ही होगा। तो इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम अंग्रेजी से ले रहे हैं, लेंस, पेटेंट, तो ऐसे शब्दों का जब लिप्यंतरण करेंगे तो वहां पे लेंस में जैसे अनुस्वार से लिख रहे हैं, पेटेंट में अनुस्वार से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जहां वह ध्वनि है, आधे न की ध्वनि है, तो वहां उसका ही प्रयोग। यहाँ फिर मैं क्षमा चाहूंगा, अड़ा गलत हो गया है, यहाँ न होना चाहिए। तो इसमें लेंस का लिप्यंतरण जब करेंगे तो वहां नौसा संयुक्त लगाएंगे, पेटेंट का प्रयोग करेंगे तो नौटा संयुक्त लगाएंगे। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अपनाए गए, और इन सिद्धांतों के आलोक में ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने। और बहुत संदर्भ ग्रंथ, बहुत वृहत कोश इसके द्वारा प्रकाशित हुए, जिसके द्वारा आज यह मार्ग अपेक्षाकृत सुगम हुआ है। आशा है आज के संवाद के द्वारा हमारे छात्र वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों से परिचित हुए होंगे। इस विषय के अन्य आयामों से हम भविष्य में अगले संवादों में प्रकाश डालेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको आज का यह संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।